इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पाले। सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि वसूली कांड में ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री को लेकर क्या बड़ा खुलासा किया है और सरकार ने दी कब तक सबको कोरोना टीके की गारंटी। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर से जो जम्मू से आ रही है। जम्मू एयरपोर्ट पर 5 मिनट के अंदर दो ब्लास्ट। क्या है किसी की बड़ी साजिश का रिहर्सल या महज कोई हादसा? एयरपोर्ट पर धमाकों की सनसनी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जम्मू में आधी रात को 2 धमाके हो गए। 3 मिनट के अंतराल में ये दोनों ब्लास्ट जम्मू एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में हुए हैं। ये धमाके जहां पर हुए वो हाई सिक्योरिटी जोन है और पहला धमाका आधी रात 1:37 पर हुआ, जबकि दूसरा ब्लास्ट 1:40 पर हुआ। पहले धमाके में छत को नुकसान हुआ और दूसरा ब्लास्ट जमीन पर हुआ और इसकी गूंज 1 किलोमीटर से ज्यादा के दायरे में सुनाई गई है। राहत की बात यह रही है कि ब्लास्ट में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है और ब्लास्ट के कुछ ही देर के अंदर सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील कर दिया। सीनियर ऑफिसर और फॉरेंसिक टीमें मौके पर पहुंची हैं और तहकीकात की जा रही है। एयरफोर्स का कहना है कि धमाका लो इंटेंसिटी का था, यानी लो इंटेंसिटी यानी कम शक्तिशाली था और इससे एक छत को मामूली नुकसान हुआ है। तो आपको बता दें कि जम्मू के टेक्निकल एरिया में 2 धमाके हुए हैं। जो जम्मू एयरपोर्ट है वहां पर टेक्निकल एरिया है एयरफोर्स का, जहां पर ये 2 धमाके बताए जा रहे हैं हुए हैं और इसमें किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं है। लेकिन धमाका इतना तेज था कि 1 किलोमीटर के एरिया में इसकी गूंज सुनाई दी है और 2 जो धमाके हुए हैं वो बहुत ही कम अंतराल में हुए हैं। जम्मू कश्मीर में महज 8 घंटे के अंदर 2 बड़ी वारदातें हो गई। कल शाम तकरीबन 6 बजे श्रीनगर में आतंकी हमला हुआ और आतंकियों ने बाबर शाह चौक के पास सीआरपीएफ के जवानों को टारगेट कर ग्रेनेड से हमला किया। लेकिन राहत की बात यह रही कि टारगेट चूक गया और ग्रेनेड सुरक्षा बलों की चौकी से दूर जाकर फटा। सीआरपीएफ के जवान तो बच गए, लेकिन इस हमले में वहां से गुजर रही 3 लोग चपेट में आ गए, यानी आम सिविलियंस इसमें घायल हुए हैं। जहां एक की मौत हो गई है और हमले की यह वारदात लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आतंकियों की तलाश की जा रही है। इस हमले के करीब 14 घंटे बाद जम्मू एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में धमाके हुए हैं। और हम बात करेंगे संवाददाता मनीष प्रसाद से। मनीष, आपके पास जम्मू को लेकर क्या खबर आ रही है? जानकारी के मुताबिक ऑफिशियली एयरफोर्स ने बताया कि 1:37 पर सुबह और फिर उसके बाद 1:40 पर 2 धमाके एयरफोर्स स्टेशन के अंदर हुए। ये प्रीमाइसेस जो आउटर बाउंड्री है उसके बेहद करीब हुआ है धमाका। इस धमाके में ऐसा सस्पेक्ट किया जा रहा है जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा कि करीबन 1 से 2 यूएवीज का इस्तेमाल किया गया, यानी एरियल ड्रॉपिंग की गई। अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ऑन है, इसीलिए जानकारी पूरी जुटाई जा रही है। सुबह 1:40 यानी आज रात 1:40 पर जब ये धमाका हुआ उसके तुरंत बाद ही जो पूरा एरिया है उसे कॉर्डन किया गया। आसपास के एरिया में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जारी किया गया और इस समय मौके पर बॉर्डर जो बीडीएस की टीम है, उसके अलावा फॉरेंसिक टीम है, जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स और एयरफोर्स के जो ऑफिशियल्स हैं वो मौजूद हैं। अभी का बड़ा अपडेट ये है कि रक्षा मंत्री को एयरफोर्स के सीनियर ऑफिशियल्स ने इस पूरे ब्लास्ट की पूरी जानकारी दी है। रक्षा मंत्री ने इस बारे में एयरफोर्स से पूरी जानकारी ली है और खास तौर पे इस पूरे जम्मू के सतवारी एयरफोर्स स्टेशन की बात करें तो गंभीरता इस बात की भी है क्योंकि ये एडजॉइनिंग एयरफोर्स स्टेशन है जो कि सिविल एयरपोर्ट से पूरी तरीके से कनेक्टेड है, एयर स्ट्रिप शेयर करते हैं। इसीलिए बेहद सीरियस कंसर्न है क्योंकि जहां जम्मू कश्मीर पुलिस ऑफिशियली इसे अभी रूल्ड आउट नहीं कर रही है कि इसमें यूएवीज का इस्तेमाल किया गया, यूएवीज के जरिए जो ग्रेनेड है या फिर एक्सप्लोजिव है उसको ब्लास्ट करवाया गया प्रीमाइसेस के अंदर। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ये बहुत ही हाई सिक्योर जोन माना जाता है सतवारी का ये पूरा एरिया
और सिविल एरिया के साथ कनेक्टेड होने की वजह से इसे और ज्यादा चैलेंजेस बढ़ गए हैं। और थोड़ी देर पहले जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स ने बताया कि त्रिकुट नगर में त्रिकुटा के पास 2 को डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, वो भी संदिग्ध हैं। तो ये इस समय जम्मू से बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि ये एक आतंकी हमले को भी अभी रूल आउट नहीं किया जा रहा है और ये टेरर अटैक मानते हुए एजेंसीज आगे काम कर रही हैं। अमित जी, मनीष, ये टेक्निकल एरिया क्या होता है, जरा समझाइए। देखिए, एयरफोर्स स्टेशन जम्मू का ये पूरा सतवारी का जो एयरफोर्स बेस है, क्योंकि अंदर की जानकारी हम आपको ज्यादा नहीं बता सकते, लेकिन हम आपको ये बता दें कि एक आउटर पेरीमीटर के तौर पर एक एयर स्ट्रिप, उसके बाद एयरफोर्स स्टेशन और साथ में जो एसेट्स हैं वो वहां पे डिप्लॉय होते हैं। साथ में सिविल एरियाज, मतलब जो खास तौर पे जो लोगों की रिहायशी, एयरफोर्स स्टेशन के अंदर जो लोग काम करते हैं उनका रिहायशी इलाका है। तो ये जो धमाका हुआ है वो आउटर बाउंड्री के ठीक अंदर की तरफ हुआ है, यानी इसका मतलब जो प्रीमाइसेस है, आउटर बाउंड्री का जो प्रीमाइसेस है उसके अंदर की तरफ हुआ है। इसीलिए इस पूरे एरिया को एक बार फिर से चेक किया जा रहा है। बीडीएस की टीम ये मॉनिटर कर रही है कि जो कंटेंट इस एक्सप्लोजन में इस्तेमाल किया गया वो कैसा है। एयरफोर्स के द्वारा ऑफिशियली इस बात को कहा गया कि 2 एक्सप्लोजन हुए हैं। पहला एक्सप्लोजन 1:37 पर हुआ, जो सीधा जो वॉल है, जो आउटर बाउंड्री कवर और साथ में जो ऊपर का जो छज्जा है उसके ऊपर लगा धमाके में वहां पे थोड़ी क्षति पहुंची है। और दूसरा धमाका जो हुआ है वो ओपन स्पेस में हुआ है, यानी जो आउटर प्रीमाइसेस के ठीक अंदर का एरिया है वो कनेक्टेड एरिया, उस एरिया में ये धमाका हुआ है। यानी 2 धमाके और इसकी वजह से पूरी सिक्योरिटी और टाइट की गई। और इसके साथ साथ एयरफोर्स के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनके मुताबिक उन्होंने पूरे जितने भी एयरफोर्स स्टेशन है सबको हाई अलर्ट पे रखा है। जम्मू का सतवारी एयरबेस इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक स्ट्रेटेजिक एयरबेस है और खास तौर पे जम्मू का ये जो पूरा एडजॉइनिंग एरिया है ये सिविल एयरपोर्ट के साथ कनेक्टेड है। और साथ में सिक्योरिटी थ्रेट इस बात का भी रहता था क्योंकि आसपास जो है वो सिविल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो इसको देखते हुए ये एक मेजर कंसर्न है और अब इसकी इन्वेस्टिगेशन तेज कर दी गई है। मनीष, एक खबर ये भी आ रही जो आप भी बता रहे थे कि इसमें ड्रोन का क्या इस्तेमाल हुआ है। डीजीपी दिलबाग सिंह लगातार इस बात को कह रहे थे कि जो पाकिस्तान है वो यूएवीज के जरिए एक्सप्लोसिव या फिर जो वेपन है या आप उसे पेलोड कह ले करीबन 3 से 4 केजी का वो बॉर्डर पार करके यहाँ पे ड्रॉप करवाने की कोशिश कर रहा है। ठीक उसी तर्ज पर उन्होंने ये कंसर्न भी अपना बार बार जताया था कि जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं खासतौर पे एयर बेस या आर्मी बेस या फिर वाइटल इंस्टॉलेशंस, वहां पर भी आतंकी इस तरीके से यूएवीज का इस्तेमाल करके, ड्रोन का इस्तेमाल करके ब्लास्ट एक कर सकते हैं और ये एक बड़ा थ्रेट है। और इसी को देखते हुए जो अभी जानकारी मिल रही है हमें जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक, उनका ये कहना है कि वो सस्पेक्ट कर रहे हैं कि करीबन 1 से 2 यूएवीज का इस्तेमाल किया गया और इन्हीं ड्रोन के जरिए जो चाहे वो ग्रेनेड हो या एक्सप्लोजिव हो उसको लेकर इस प्रीमाइसेस के अंदर यहाँ पे एक्सप्लोड करवाया गया। लेकिन क्योंकि ये रहा कि कोई भी इंजरी नहीं हुई, 2 लोगों को माइनर इंजरी हुई है जो पूरी तरीके से स्टेबल है, जिनको पास के ही मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और पूरी तरीके से सुरक्षित है। लेकिन खासतौर पे यूएवीज का इस्तेमाल कर और एक ये जो आपको वॉल बताते हैं, वॉल की हाइट आपको हम नहीं बता रहे लेकिन हम बता दें कि वॉल एक बहुत ही एक प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग के हिसाब से बहुत ऊंचाई पर है, इसीलिए यूएवीज का इस्तेमाल किया गया या फिर उसके बाद उसे ड्रॉप किया गया, लॉब किया गया। तो ये एक इस समय सिक्योरिटी कंसर्न बना हुआ है और यूएवीज का इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा मेजर सिक्योरिटी थ्रेट है और इसीलिए इस समय सिक्योरिटी एजेंसीज पूरी तरीके से चौकस और चौकन्नी होकर खासतौर पे आसपास के पूरे एरिया, श्रीनगर हाईवे, उसके अलावा सतवारी के आसपास का एरिया जहां पर एयरपोर्ट स्टेशन है वहां पर पूरी तरह से कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी, सीआरपीएफ और साथ में भारतीय सेना के जो ऑफिशियल्स हैं वो शामिल है। एक और बात हम आपको बता दें कि इस समय बीडीएस टीम जब पहुंची तो उसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ भी शेयर की गई है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सीनियर ऑफिशियल्स के मुताबिक जब 1:40 पर ये धमाका हुआ था तो उसके बाद करीबन 2 से 2:30 बजे सुबह उनको बताया गया और फिर उसके बाद उन्होंने बॉर्डर एरिया को पूरी तरीके से चेक करने लगा क्योंकि यहाँ से जो बॉर्डर लाइन एरिया है उसकी दूरी ज्यादा नहीं है और ये माना जा रहा था क्योंकि मेन ये एयरपोर्ट स्टेशन है जो कि सिक्योरिटी कंसर्न भी रहा है, तो इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कोई फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन हो या फिर उसके बाद यूएवीज का जरिया सहारा लेकर जो यहाँ पर ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं या फिर जो हिडन टेररिस्ट हैं उन्होंने ये वारदात की कोशिश की हो। तो इसीलिए ये पूरे पैरामीटर्स को इस समय चेक किया जा रहा है और एक एक कदम बहुत फूंक के रखा जा रहा है। लेकिन ये एक बड़ा कंसर्न है क्योंकि यहाँ पर खासतौर पे सतवारी एयरफोर्स बेस, यानी आपको पठानकोट याद होगा जब पठानकोट एयरबेस के अंदर जब आतंकी घुसे थे उस दौरान भी ये सिक्योरिटी कंसर्न मेजर था और यूएवीज के जरिए उसे स्पॉट किया गया। लेकिन इस बार भी
यहाँ पर भी सतवारी। लेकिन जिस तरह से आप ये बता रहे हैं कि ये शक जताया जा रहा है कि अगर इसमें यूएवीज का इस्तेमाल हुआ है तो एक बहुत बड़ा कंसर्न रहेगा कि एयरपोर्ट्स को आप किस तरह से महफूज रखें या फिर दूसरे जो इंस्टॉलेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जम्मू से एक और बड़ी खबर आ रही है। जम्मू के नरवाल इलाके से एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। इस आतंकी के पास से 5 किलो आईईडी बरामद हुआ है। सुरक्षा एजेंसियां आतंकी से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि यह आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश में कहीं शामिल तो नहीं था। जम्मू कश्मीर से टेंशन वाली खबर आई तो दिल्ली से राहत वाली खबर आई है। सरकार ने कहा है कि दिसंबर तक 18 साल से ऊपर की पूरी आबादी को कोरोना का टीका लगा दिया जाएगा। सरकार ने कहा है कि बच्चों के लिए भी जल्द वैक्सीन आएगी। जायडस कैडिला का क्लिनिकल ट्रायल पूरा हो गया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को देश की पूरी आबादी को वैक्सीन लगाने का पूरा रोड मैप बताया है और हलफनामा दायर कर सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि देश में 18 साल से ऊपर के हर शख्स के वैक्सीनेशन के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। कब तक कितने लोगों को वैक्सीन लगा दी जाएगी और यह वैक्सीन किस किस कंपनी से खरीदी जाएगी, इसकी एक एक डिटेल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दे दी है। सरकार ने कोर्ट को बताया कि 25 जून तक देश भर में 31 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। 31 जुलाई तक कोविड टीके की कुल 51.6 करोड़ खुराक उपलब्ध करा दी जाएगी, जिनमें से 35.6 करोड़ खुराक पहले ही मुहैया कराई जा चुकी है। केंद्र ने हलफनामे में बताया कि उसे वैक्सीन खरीद नीति बदलनी पड़ी क्योंकि राज्य और छोटे निजी हॉस्पिटल को वैक्सीन हासिल करने में दिक्कत हो रही थी। हलफनामे के मुताबिक 31 दिसंबर तक भारत की पूरी वयस्क आबादी का टीकाकरण लक्ष्य रखा गया है और देश में 18 साल से ज्यादा उम्र की आबादी के करीब 93 से लेकर 94 करोड़ हैं। इतने लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए 186 से 188 करोड़ डोजेस की जरूरत होगी। सरकार के मुताबिक इस साल अगस्त और दिसंबर के बीच कोविड-19 के 135 करोड़ डोज खरीदने की योजना है। इसमें कोविशील्ड की 50 करोड़ डोज है, कोवैक्सीन की 40 करोड़ डोज, बायोईस की वैक्सीन 30 करोड़ और साथ ही स्पुतनिक वी वैक्सीन की 10 करोड़ डोजेस शामिल होंगी और जायडस कैडिला की डीएनए वैक्सीन की 5 करोड़ डोजेस इसमें शामिल हैं। बच्चों के लिए टीके को लेकर केंद्र भी सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है और कहा है कि ड्रग्स कंट्रोलर ने 12 मई को भारत बायोटेक को 2 से 18 साल की उम्र वालों पर क्लिनिकल ट्रायल करने की परमिशन दी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गई है गोनिका। गोनिका, बच्चों को लेकर क्या बड़ी खबर आ रही है और साथ ही साथ जो पूरा रोड मैप जो दिया गया है उसमें और कौन सी बातें हैं? देखिए, ये जो एफिडेविट है 380 पन्नों का ये एफिडेविट है जो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने फाइल किया और इसमें मुख्य तौर पर वैक्सीनेशन की पॉलिसी पर जोर दिया गया है कि सरकार के सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि कैसे कैसे वैक्सीनेशन की पॉलिसी जो है वो अब तक काम की है और आगे कैसे जो रोड मैप है वो तैयार किया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि 31 दिसंबर तक यानी कि इस साल के अंत तक जो है वो पूरे देश को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा बच्चों के लिए जो वैक्सीन है जायडस कैडिला, उसका ट्रायल जो है 12 से 18 साल के बच्चों के लिए पूरा हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट एज ग्रुप के लिए यानी कि 6 से 12 और फिर 2 से 6 के लिए शुरू होगा और बाकी जो कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन का ट्रायल अभी 6 से 18 साल के बच्चों के लिए चल रहा है, जिसे अलग अलग फेजेस में किया जा रहा है। अब अगर बात करें तो तमाम जो फ्यूचर में वैक्सीनेशन की पॉलिसी को तेजी से और बढ़ाया जा सके, उसके लिए जो फॉरेन वैक्सीन है, फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्हें इजाजत दी गई है कि वो यहाँ पर उन वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग हो पाए। इसके अलावा बाहर से वैक्सीन अभी लगातार आ रही हैं। जायडस कैडिला जो है उसका लास्ट स्टेज पे ट्रायल चल रहा है। इसके अलावा बायोलॉजिकल ई का लास्ट स्टेज पे ट्रायल चल रहा है। तो ये सारा रोड मैप जो है वो केंद्र सरकार को एफिडेविट के सुप्रीम कोर्ट ने को केंद्र सरकार के जरिए उस एफिडेविट के जरिए बताया गया है ताकि वैक्सीनेशन, क्योंकि लगातार सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठ रहे थे कि केंद्र सरकार वैक्सीनेशन की पॉलिसी को धीरे कर रहा है और इसीलिए डिटेल ही सारी चीजें बता दी गई हैं, एक एक चीजें बताई गई हैं, आपको बताया गया कि किस तरह से वैक्सीन लिया जाएगा, कितना वैक्सीन लिया जाएगा, कब तक इसे पूरा कर दिया जाएगा। इससे साफ है कि सरकार का जो प्लान है वो पूरी तरह से पुख्ता तरीके से तैयार हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना नए वेरिएंट डेल्टा प्लस के बढ़ते खतरे के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन की स्थिति पर भी समीक्षा बैठक की है और इस बैठक में देश में वैक्सीनेशन की मौजूदा स्थिति को लेकर पीएम मोदी के सामने प्रेजेंटेशन दिया गया। प्रधानमंत्री को स्वास्थ्य कर्मचारियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और आम जनता को दी जा रही वैक्सीनेशन के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। पीएम मोदी ने इस सप्ताह के वैक्सीनेशन की रफ्तार पर संतुष्टि जताई है। वैक्सीनेशन की स्पीड कायम रखने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा इन्फेक्शन का पता लगाने और उसे रोकने के लिए जांच को सबसे अहम बताया गया, यानी कि टेस्टिंग। पीएम मोदी ने आगाह किया है कि किसी भी सूरत में जांच की गति कम नहीं होनी चाहिए और पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन अभियान में एनजीओ और अन्य संगठनों को शामिल करने की भी सलाह दी है।
प्रधानमंत्री मोदी की इस हाई लेवल मीटिंग के बाद बयान जारी हुआ है और बयान में कहा गया है कि पिछले 6 दिनों में वैक्सीन की 3.77 करोड़ डोजेस दी गई हैं। यह मलेशिया, सऊदी अरबिया और कनाडा जैसे देशों की पूरी आबादी से ज्यादा है। देश के 128 जिलों में 45 साल से ऊपर की आबादी के 50% से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। 16 जिलों में इस आयु वर्ग के 90% से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन दिया गया है। अब की एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां उद्धव ठाकरे सरकार में गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ईडी को देशमुख के खिलाफ कई अहम सबूत मिले हैं, जिनके मुताबिक अनिल देशमुख पुलिस विभाग का इस्तेमाल करते हुए वसूली करने का आदेश दिया था और इस मामले में ईडी के हाथ कई अहम सबूत लगे हैं। ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि ऑर्केस्ट्रा बार से सचिन वाजे ने 4 करोड़ 70 लाख की वसूली की थी और सचिन वाजे ने मुंबई के बार से वसूली कर हवाला के जरिए 4 करोड़ 18 लाख रुपए दिल्ली पहुंचाए थे। ईडी सूत्रों के हवाले से यह खुलासा हुआ है कि जनवरी और फरवरी में 2 किश्तों में अनिल देशमुख तक वसूली के पैसे पहुंचे। ईडी ने अनिल देशमुख को कल सुबह पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन हाजिर न होने पर दोबारा नोटिस भेजा गया है। ईडी ने अनिल देशमुख को अब मंगलवार को पेश होने के लिए कहा है और इस मामले में ईडी ने अनिल देशमुख के निजी सचिव संजीव पलांडे और पर्सनल असिस्टेंट कुंदन शिंदे को पहले गिरफ्तार किया है। बात करेंगे संवाददाता राजीव सिंह से। राजीव, जब इतने सबूत मिल चुके हैं तो फिर अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? देखिए, सबूत सिर्फ इतने नहीं। ये सचिन वजे का बयान था जो तलोजा जेल में लिया गया था, जिसमें सचिन वजे ने कहा था कि सबसे पहले जय पुजारी और महेश नाम के 2 बार ओनर ने 40 लाख रुपए 60 बार मालिकों के से मिलकर उन्होंने इकट्ठा किए थे, जिसे गुडलक के तौर पर दिया गया। और उसके बाद में साल 2020 में उन्होंने और पैसे इकट्ठा किए और कुल अमाउंट जो है 4 करोड़ 70 लाख हुए, जिसे कुंदन को दिए गए। और उसके बाद में कुंदन के जरिए, पलांडे के जरिए होते हुए वो अनिल देशमुख तक पहुंचे। ये सचिन वजे ने अपने बयान में कहा था और इन बयानों की पुष्टि उन बार मालिकों ने भी की थी, जिसके बाद में इस पूरे मामले में जांच आगे बढ़ी। लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो कल जो कुछ चीजें कोर्ट में सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली बात थी अमित, क्योंकि कोर्ट में सिर्फ ये 100 करोड़ की वसूली का मामला नहीं था। इसके अलावा जो सेल कंपनियां चल रही है अनिल देशमुख की, जो चैरिटेबल ट्रस्ट चल रहा है, इसके अलावा जो उनके परिवार के सदस्य, यहाँ तक कि अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख जिन कंपनियों को चला रहे हैं, और खुद ऋषिकेश देशमुख की वो कलेक्शन का पैसा 4 करोड़ से ज्यादा का जो अमाउंट था, 4 करोड़ 18 लाख रुपए मुंबई से दिल्ली लेकर गए थे। और वहां पर एक व्यापारी के जरिए उन्होंने वहां पर उस पैसे को एक सेल कंपनी में इन्वेस्ट किया और इन्वेस्ट करने के बाद में उस पैसे को वाइट करके उसके बाद दोबारा उन पैसों को नागपुर के अपनी जो उनकी एक चैरिटेबल ट्रस्ट है उसमें उस अमाउंट को ट्रांसफर किया गया। यानी कि ब्लैक मनी को कैसे वाइट करना है उस मनी ट्रेल में ये भी दिखाई दे रहा है। और लगभग 2 दर्जन के करीब सेल कंपनियां भी मिली है। इसके अलावा जिस तरह से जांच चल रही है उससे तो साफ ये हो रहा है कि एक तरफ वसूली और दूसरी तरफ शेल कंपनियां, यानी कि ये मामला बहुत पेचीदा है। वक्त हो गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखिए आज से 2 दिनों के दौरे पर लद्दाख क्यों जा रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।